इसलिए अपने आप को कभी भी किसी भी जगह कमजोर महसूस मत करना। कमजोर समय हो सकता है, व्यक्ति नहीं होता। कभी भी किसी भी मोड़ पे आपको अगर ये लगे ना कि मैं पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, या मेरी शिक्षा दीक्षा है वो राजकीय विद्यालयों में भी है, मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड एजुकेशन का नहीं है, तो मेरी नौकरी कैसे लगेगी। अगर ऐसे विचार कभी मस्तिष्क में आते हैं तो एक पल के लिए हम जैसे लोगों को याद करना कि ये सारी बातें हम में थी। मैं भी गांव से निकला, गवर्नमेंट एजुकेशन हासिल करी है। 6ठी कक्षा में हमारे पहली बार अंग्रेजी आई थी। GS राजपुरी लिखते थे, GANPAT लिखना नहीं आता था। घर में कोई मैट्रिक पास नहीं था, पहला मैट्रिक 10वीं पास में हूँ। फिर आप आगे पूरा आंकड़ा लगा सकते हो कि पहला 12वीं पास भी होगा, पहला डॉक्टरेट PhD किया हुआ भी होगा, पहला ही प्रोफेसर था, सब पहला ही था। कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं, बड़ा परिवार, घर में कोई इनकम के बहुत बड़े सोर्स नहीं थे। हालांकि मैं मेरे माँ बाप को आज भी सबसे अमीर मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़रूरतों को कभी भी ये कह के मैं इनकार पूरा करने से इनकार नहीं किया कि पैसे नहीं है। उन्होंने भले घी बेच के लाए हो, उन्होंने भले फसल बेच के लेके आए हो, उन्होंने 2000 मांगे तो 2100 रुपये दिए। मैं मेरे माता पिता को कभी गरीब नहीं कहता, वो हमेशा अमीर थे मेरे लिए और आज भी वो अमीर है। मैं चाहता हूं कि आज भी मेरी अगर गाड़ी लेके मैं कहीं निकलूं तो मेरी माँ अगर जब मेरे हाथ में 100 रुपये देती है संभाल के कि खर्ची रहा दिख रहा है, ले थारे 500 रुपया, उस 500 की होड़ ये हमारे 5 लाख नहीं करते। उस 500 को समेट के पर्स में रखता हूं कि माँ ने दिए हैं। फिर पापा कहते हैं बेटा चाहिए तो पैसे और पड़े हैं। मैं मानता हूं कि कितने हम भाग्यशाली लोग हैं कि माँ बाप का प्रेम मिलता है और ये 500-200 रुपए की खर्ची मिलती है। ये वो व्यक्ति महसूस कर सकता है इसका दर्द जिनको माता पिता का ऐसा महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि कईयों ने बचपन में खो दिए। वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। अभी अपने पास है तो अपने को इनका पता नहीं चल रहा है। कई बार मैं किसी मंचों पे सुनता हूं कि मेरे माँ बाप गरीब थे। अरे भाई, आपको IP लेनी है, पब्लिसिटी लेनी है, तो माँ बाप को क्यों गरीब बता रहे हो? वो माँ बाप जब सुनेंगे वो वीडियोस तो क्या सोचेंगे कि मन गरीब बता दी। बताओ, मैं ये की कमी पूरी नहीं की जो ये मेरे को गरीब कह रहा है। कई वीडियोस में मैंने सुना। एक बार तो मैं एक मंच पे बैठा था, एक RS अधिकारी ऐसा बोला, तब मेरा जब वापस भाषण में नंबर आया तो मैंने कहा कि मैडम मैं आपसे पूर्ण रूप से असहमत हूँ। अगर वो गरीब होते तो आप याद नहीं होती किसी खेत के अंदर पोटे उठा रही होती किसी गाय के और भैंस के। आप अगर अधिकारी बनी है ना तो उसी माँ बाप के कारण बनी। वो अमीर है, उनको गरीब मत ठहराओ कृपया करके। भविष्य में इस तरह से कुछ मत बोलना, मेरी गलती होगी। मंच पे ही मैंने बोल दिया। उसी दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 700-800 लोग बैठे थे, मेरे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो आप कभी भी इन चीज़ों को ऐसे महसूस मत करना कि आप पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। देखो, आपकी अपनी संस्कृति है, आपकी अपनी भाषा है, उस पर गर्व करिए और अपने आप को कभी भी इस तरह से कमजोर महसूस मत करवाना। किस बात की कमजोरी? आप भी तो पूर्ण मानव हैं। बस थोड़ी सी चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी होती हैं। बस फर्क आप में और मेरे में थोड़ा यहाँ पे फर्क आ जाता है। अगर फर्क आ रहा है तो आप उसको दूर करना। मैं कुछ बातें बोलूंगा यहाँ पे। जब हम 12वीं करके कॉलेज में प्रवेश किए, कॉलेज में हमने बहुत अच्छे साथी रखे थे। बस दिमाग में एक ही बात थी कि जीवन में नौकरी लगे ना लगे लेकिन रहेंगे हमेशा अच्छे व्यक्ति, किसी का बुरा नहीं करेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे। जॉब में हो गए तो बढ़िया बात, नहीं तो कोई न कोई प्राइवेट जॉब करेंगे। कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया 2011-12 से। कोई बढ़िया काम कर लेंगे लेकिन कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे जिससे कि माता पिता और गुरुजनों को नीचा देखना पड़े। हम कोई नशे पत्ते से, इस कारोबार से नहीं जुड़ेंगे। हम किसी के हितों को नहीं मारेंगे। और साथ में ऐसे साथी चुने जो हमेशा से बूस्ट करते थे कि चीजें सब बढ़िया होगी आगे जाके। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो करिए आप। बस यहाँ कुछ फर्क आ रहे हैं कि गांव से निकलने के बाद आप क्या नहीं कर रहे हो जो हमने किए थे। पहली बात,
बहुत अच्छे साथी रखिए आप, क्योंकि वो जितने अच्छे होंगे वो व्यक्ति वैसा ही होगा। एक 1000 शिक्षक जितना ज्ञान आपका सहपाठी आपको दे देता है 1 घंटे के अंदर ही। हम कितने भी मोटिवेशनल लेक्चर दे दें, पास वाले ने ये कह दिया ये किताब मंगाई हुआ है मतलब हम 10 दिन से कह रहे हैं कि ये किताब खूब है, और दोस्त ने बोल दिया मैं कह रहा हूं। जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, किसी टॉपिक को समझाने में हमें घंटा भर लग जाता है, बच्चे के समझ में नहीं आता, पास वाला उसको कहता है उसको ऐसे नहीं ऐसे कर रहे उत्तर आ जाएगा। एक स्टूडेंट के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके साथियों का। वो कैसे होंगे उस पर डिपेंड होगा कि आप कैसे होंगे। अगर साथ में कोई नशेड़ी रख लिया तो धीरे धीरे आप भी उस स्थिति में जाना शुरू करोगे। रात को हम लूणकंड सर से आ रहे थे, तो हमारे एक मित्र है, वाइस प्रिंसिपल है, तो हमने हमें होटल पे रोका, सुरेंद्र जी मैं करण साथ थे। तो उन्होंने कहा कि चाय, मैंने कहा नहीं मैं तो ब्लैक टी पीता हूँ। तो सुरेंद्र जी को चाय, सुरेंद्र मैं भी ब्लैक टी। हमारे साथी करण सिंह को कहा आप, मैं ब्लैक कॉफी। दूध, हम दूध सबने छोड़ दिया। हमारे मुकेश को पूछा, हमारा ड्राइवर है, आप तो, मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पीता। तो आप जिनके साथ रहते हो, मैं अगर गाड़ी में चढ़ते ही अगर बोतल खोलूंगा, मतलब कोई भी जूस वगैरह की तो तय बात है कि मेरे साथ वाले भी यही करेंगे, मेरे साथ वाले भी यही करेंगे, क्योंकि मैं फिर तो ये नहीं कह सकता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए आपको, तो वो मेरे सामने देखेंगे। क्लियर सी बात है। देखो आपको, आप जो बोलते हो आपको पहले व्यवहार में लाना पड़ता है। तो मैंने मेरे जीवन में कभी नशा नहीं किया, तो मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि बेटा ये मत करो। अब जो बात हम, इसलिए मैंने कहा ना व्यक्तित्व की जो बात की थी, पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि आप जो बोल रहे हो वो आप कम से कम अपने व्यवहार में भी लाओ, तब तो कुछ बात होती है। नहीं तो क्या होता है कि फिर आपकी कोई वो वैल्यू जो है वो नहीं रहती, उन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जीवन में ये सब चीजें चलती रहती है। देखो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ चीजें मैटर करती है, सब कुछ पढ़ाई नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आप अपना जीवन निर्माण पे भी ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अच्छे साथी रखिए। दूसरी बात, जब हम वापस, मैंने कहा बाड़मेर आए, तो हमने वापस, मेरे को कई बार स्टूडेंट कहते सर पढ़ाई में बहुत एवरेज थे, 10वीं में 49 थे, 12वीं में 61 थे, फिर ये सब चीजें हुई कैसे? अंग्रेजी आती नहीं, गणित आती नहीं, कहीं पेपर वेपर तो नहीं लाया कहीं मैंने कहा पेपर वेपर तो मिला ही नहीं, पैसे नहीं थे, नहीं तो क्या बता वो भी हो जाता। वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 साल तक पहले तक लाते ही थे, और अभी अभी पता चल रहा है कि कौन कौन लेके गया। और मैंने तो मेरे फेसबुक पे पोस्ट करना ही छोड़ दिया। मेरे एक मित्र है, उनका मैसेज आया कि गुरु आपकी स्ट्राइक रेट 100% है। मैंने क्या हुआ? क्योंकि 6 लोगों की पोस्ट की है, 6 अब एसओजी के पास है मैंने कहा मैं भविष्य में किसी भी बच्चा सफल होके आएगा तो 2-3 साल तक पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल किसी के कोई भरोसा नहीं, कौन क्या करके आया, अपने को थोड़ी पता चलता है कि शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ है कि ये ऐसे आया हुआ है। लेकिन सफलता के लिए अब मुझे जब ये बच्चे पूछते हैं कि सब चीजें हुई कैसे, तो मैं सिर्फ 3 चीजें बोलता हूँ। पहली बात, मेरे साथी। आज सारे के सारे, कोई भारत सरकार में अधिकारी है, कोई राजस्थान सरकार में अधिकारी है, सबसे नीचे से नीचे कोई रैंक पे है तो इसको लेक्चर है। अब आप समझ सकते हो कि बाकी कहाँ गए हो। सब बढ़िया बढ़िया जगह है, कोई अब एडिशनल कमिश्नर है, कोई कमांडेंट है, कोई आर्मी में कर्नल तक चले गए, कोई है वो आईएएस बन गए, कोई आईआरटीएस में हुए, कोई आईआरएस बन गए, कोई एसटीएम बन गए, कोई आरपीएस बन गए, सारे अच्छी अच्छी जगह पे सेट है। अब आप जब ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो आपको भी अंदर से छोटा मोटा आईएएस नजर आने लग जाता है, क्योंकि वो भी, उसकी बातें भी फिर ऐसी होती है कि इस बार प्री निकाल लेंगे, अगली बार बेंच कर देंगे। क्यों? उसी ग्रुप में बैठा है। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसका लक्ष्य 4th ग्रेड और उससे ऊपर है ही नहीं, तो आपके दिमाग में भी यही बात आएगी कि 4th ग्रेड 3rd ग्रेड, वापस 4th ग्रेड कब आ रही है, जबकि आप में बहुत क्षमता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको। होता क्या है कि जब आपके साथ में कौन लोग रह रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। साथ में रहने वाला अगर आपको बढ़िया तैयारी कर रहा है तो आप उससे प्रेरित होकर आप भी करोगे।
उस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि ये परिवर्तन कैसे आए, दूसरी बात, जब कॉलेज की दुनिया में हम प्रवेश किए और जब पढ़ाई शुरू करी, देखो मैंने तो ना कभी जिंदगी में कोचिंग करी, उस समय का दौर ऐसा था कि इतना कोचिंग इंडस्ट्री थी भी नहीं, ना लाइब्रेरी व्यवस्थाएं थी, ना टेस्ट व्यवस्थाएं थी, जो करना था सेल्फ ही करना था। आज की स्थितियां अलग, पूरी स्थितियां बदल गई है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि कॉलेज के जो 3 साल थे, उन 3 सालों में हमने खूब पढ़ाई की थी। हमने कभी हमारा समय खराब नहीं किया। 7-8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आज भी मेरी जो नियमितता है वो आज भी बनी हुई है। अब पहले खुद के लिए पढ़ता था और अब बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ता। आज आप सब में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है नियमितता की। आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगातार नहीं पढ़ पा रहे हो। लगातार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 30 दिन पढ़ते जाओ। मैं कहता हूँ 5 दिन पढ़ लो, एक दिन भली रेस्ट कर लो, टेस्ट लेके आ जाओ, एक दिन आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। महीने भर में कम से कम 20-25 दिन तो आपकी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए। ये नियमितता हमारे में थी। मुझे अच्छे से याद है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी घर नहीं जाते थे। रघुनाथ जाने ही नहीं देता था। कहाँ जाना है, पढ़ाई कर, नौकरी लागी तो हो रोहित में घरे जाए तो कोई मेहनत है कि करी। तो घर जाके आपको कोई टॉन्टिंग करेगा, जाके क्या करेगा। आज की स्थिति ये है कि हमारे में नियमितता नहीं है। तो कृपया करके आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लगातार करते जाइए। दूसरा, आज के स्टूडेंट और हमारे में क्या फर्क था, हमारा शेड्यूल बहुत फिक्स था। सुबह पढ़ना, दिन में शाम को खेलने जाना, पूरी व्यवस्थाएं थी। आज की स्थिति क्या है कि हम शेड्यूल पे, अगर शेड्यूल बना भी लिया है ना दिमाग से, शेड्यूल दिमाग से बनाना पड़ता है। आप कॉपी पे बनाते हो, कॉपी पे बना हुआ शेड्यूल कभी आज तक किसी का लागू नहीं हो पाया है। जो पीछे के पेज पे लिखते हो ना, 6 बजे उठना और वो 6:30 बजे तक ये करना, 8:30 बजे तक इतिहास पढ़नी। क्यों? 8:30 पे अगर आपका पैराग्राफ आधा रखा हुआ तो आधा ही छोड़ दोगे। शेड्यूल ऐसे नहीं बनते, वो प्लानिंग दिमाग में बनती है। अगर वो चीजें नहीं की तो आप कम से कम अपने आप को शेड्यूल करिए बढ़िया। तीसरी बात, जो भी मटेरियल लाते हो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो मटेरियल आपको याद तो है, तब आप दूसरा लेके आइए। आपके पास पहले से बहुत किताबें पढ़ी, वो तो आपने ठीक से पढ़ी नहीं, वो आपको याद नहीं है और किसी और साथी ने कह दिया कि ये काम की नहीं है। अब आप 2 किताबें और लेके आ गए। तो किताब लाने की एक शर्त डाल दो कि पहले वाली जब ठीक याद होगी तभी हम दूसरी किताब में हाथ डालेंगे, अन्यथा हम दूसरी किताबें नहीं लाएंगे। हम लाइब्रेरी बना देते हैं, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, हर कंपार्टमेंट के अंदर किताबों का थोक लगा हुआ। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। उलझिए मत, जितना उलझोगे उतना आप पीछे रहोगे। सरल रखिए, लिमिटेड कंटेंट रखिए और नियम बनाइए कि किताब को पहली पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ेंगे उसको। बीच में आधी किताब छोड़ के नई किताब लाने के अगर ये काम करोगे ना तो आगे 5 साल और बेरोजगारी चलती रहेगी। जो किताबें आपके पास में है लिमिटेड रखिए कि भाई इतिहास में ये करना है, भूगोल में ये करना है, फिक्स कर दीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। याद हो गया तब आप नई किताब की ओर जाइए। फिर और नई लाओगे तो आपको एटलीस्ट 80% उसमें पढ़ा हुआ मिलेगा, फिर आपको केवल नया 20% ही पढ़ना उसमें। फिर अगर आप तीसरी किताब लाओगे तो उसमें आपको 5% ही नया मिलता है और 3 बार रिवीजन हो जाता है। तो किताब आप नई तब लेके आओ जब आपके पास में जो विद्यमान पुस्तक है उसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती थी। मेरे पास भारत के भूगोल की 12-15 किताबें हो, लेकिन पहले एक किताब लाया था, उसको पढ़ा। फिर जब यूपीएससी का पेपर देके आए उसमें से 10 सवाल नहीं मिले, तब दूसरी किताब लेके आए, उसमें से देखा तो इसमें थोड़ा एडवांस है। ऐसे करते करते चीजें, किताबें बढ़ती जाती थी, लेकिन कम से कम ये तो था कि पुराने वाली पढ़ी हुई है। अगर आप अभी भी ये स्थितियां कर रहे हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए। देखो आप यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सीख के जानी चाहिए आपको। नई किताब तभी लेके आए जब आप पुरानी किताबों को याद करते हो। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते और रिवीजन नहीं करते। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप कम से कम 6-5 दिन पढ़ते हो तो पिछले लास्ट में 1-2 दिन पूरा वापस रिवीजन करो, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक वो कभी याद नहीं होगा।
आप अगर किताब को 20 बार पढ़ लोगे ना, तब भी वो किताब आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी अगर आप उसको नियमित रूप से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो। हम किताबों को रिवीजन करेंगे कहां से? हम एक के बाद एक किताबें लगातार लेके आ रहे हैं, तो पुरानी किताब के अंदर क्या लिखा था वो भी हमें पता नहीं। हम क्यों उलझे हैं इतने सारे? अब जब आप रिवीजन सही कर नहीं रहे हैं, किताब को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, नई पे नई किताब लेके आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। प्रैक्टिस हो नहीं रही है, रिवीजन हो नहीं रहा है, किताबें और उलझ गए। एक मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल के अंदर बैटरी जल्दी कब रिसती है? जब उसके पीछे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले होते हैं। और आपके साथ क्या हो रखा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जो जो टारगेट प्लानिंग कर रखी है कि इतने तक ये सिलेबस पढ़ना था, ये करना था, वो सारे अधूरे पड़े हैं। अब उनके अंदर आप सोच में पड़े हुए उनको कैसे करें? और दिक्कत क्या आती है कि जब पुरानी प्लानिंग पूरी नहीं होती है तो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है, अंदर से उसको बड़ा दुख सा होता है और वो चुपचाप पड़ा रहता है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ओवर थिंकिंग करता है, टेंशन में जाता है और स्ट्रेस वगैरह ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। देखो, आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, और मेरे से अच्छा दिमाग आपका होगा, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन पढ़ने के जो तौर तरीके थे हमारे, मुझे लगता है कि थोड़े ठीक थे, इस वजह से हम ठीक जगह चले गए। एक बार मैंने एक लाइब्रेरी का छोटा सा वीडियो बनाया था। मेरे लाइब्रेरी में 1000 किताबें होगी, लेकिन उन किताबों में मैंने उस वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि मैंने कहा जो नौकरी लगाई थी ना, वो एक यही अलमारी थी जिसमें 10 किताबें थी। नौकरियां सारी इसमें लगी, बाकी किताबें सब बाद में लाई गई है, बाकी सारी किताबें बाद में लाई गई। और जो है, एक बार सुरेंद्र जी मेरे साथ रूम में थे, मेरी लाइब्रेरी रूम में, मैंने इनको डीडी बसु की किताब दिखाई 2005 की, जब मैं सेकंड ईयर में नहीं था, फर्स्ट ईयर में था। डीडी बसु की किताब के अंदर 3 बार अंडरलाइन किए हुए, सुरेंद्र जी देखो मैंने ये 2005 में पढ़ी है, और 2006 में मैंने ओपी गाबा की पढ़ी है, विचारकों की किताब। ये उस समय की बात है जब हम कॉलेज में थे। तो किसी भी किताब को अगर आप लाते हो तो एटलीस्ट पूरा पढ़ो, उसको याद करो, उसके बाद आपको लगता है कि अब इस किताब का काम हो गया पक्का, फिर अभ्यास करके फिर आप किसी नए स्रोत पे जा सकते हैं। फिर नए स्रोत पे जाओगे तो आपको 10-20% एक्स्ट्रा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और इस पूरी यात्रा में, कंपटीशन की इस पूरी यात्रा में, जितना अकेला रह के काम करोगे, जितना एकांत में काम करोगे, उतना आपको फायदा होगा। जितना मार्केटिंग करोगे, जितना प्रचार करोगे, जितना माहौल बनाओगे, जितना थड़ियों पे बैठ बैठ के ग्रुपिंग करोगे, कभी नौकरी नहीं लगेगी। बहुत कड़वा सच है। सिलेक्शन वो बच्चे लेके निकलते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं। पास में रहने वाले की नौकरी लगती, नौकरी के बाद पता चलता कि ये हमारे पास रहता था, उसने कभी माहौल नहीं बनाया, उसके पास में 4-5 किताबें थी, रट के उसने ऐसी सेट करी, बढ़िया परीक्षा आई, 1-2 साल में अपनी कहानी खत्म करके निकल गया वहां से। जितना ज्यादा आप चर्चाओं का विषय रहोगे, जितना ज्यादा आप माहौल बना के रखोगे, जितना ज्यादा आप ग्रुपिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप अपनायत दिखाओगे, ये चीजें राजनीति में काम करती, एजुकेशन में काम नहीं करती। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सब चीजें बहुत नजदीक से देखता हूं कि हम किन परिस्थितियों से घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और यहाँ आके हमें गायब हो जाना चाहिए था, और यहाँ आके तो हमने मंच पे आ गए। मतलब हम 10-15 का ग्रुप बना दिया यहाँ पे, तो फिर इससे अच्छा तो घर ही चले जाते, ढाणी में बढ़िया नीम के नीचे एक अच्छा सा झोंपा बना के पढ़ लेते। इससे तो बढ़िया वो था। फिर हम यहाँ पे आए क्यों? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे, तो फिर टेस्ट ज्वाइन क्यों की थी? आप सोचना आज घर जाके कि बेसिक गलतियां कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो या सिस्टम की गलतियां? जब तक गलतियां रहेगी तब तक चयन नहीं होते, और आपकी गलतियां आपको पता नहीं चल पाएगी, लेकिन आपके दोस्त को जरूर पता चलेगी। क्योंकि एक व्यक्ति की गलतियां खुद को कभी नहीं दिखती, दुनिया को दिखती है, और दोस्त उस दुनिया में होता है, तो वो आपको पहचानता है कि ये गलतियां कर रहा है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप किस भी क्षेत्र से आते हैं, किस भी पृष्ठभूमि से आते हैं, 2-3 साल में आप बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली गलतियां करते रहोगे, आप सुधार ही नहीं रहे हो खुद को,
ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? ना 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 बैठ दो। अतुल जी याद करें, मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए इनको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल आप कितने कमजोर हो गए हो कि छोटी सी कोई बात होती है तो आप डामाडोल हो जाते हो। तो मेरे को उसने ये कह दिया ना, मैं तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो वैसे भी काम का नहीं। तो छोटी छोटी बात पे आप अगर इतने बड़े रिएक्ट करते हो, व्यक्ति को कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रियावादी समझते हो? रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। किसी ने कह दिया कि थारे सिलेक्शन वही कौन, अब नहीं कोई भूख मरो कौन, बस हो गया काम। क्यों जवाब देना पलट कर? बशीर बद्र साहब कहते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। जो इस तरह से करने वाले लोग हैं उनसे मेरे व्यक्तित्व में निखार आता है, तो मैं दुश्मनों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। एक मेरे साथी थे, आरएस की ट्रेनिंग में थे, बहुत पुरानी बात है, 2011-12 की बात है। एसडीएम बने थे, इंजीनियरिंग करके आए थे। तो हुआ यूं कि पास वाले साथियों ने थोड़ा, कि होता ये है कि जनरली आप किसी भी जगह जाओगे तो एक हीगल वाला है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद है तो सामने प्रतिवाद भी है। भले आप आरपीएस बन के आरपीए ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे भी आपके सामने एक एंटीथीसिस तो आएगा। तो मजाक मजाक में सही, क्योंकि मजाक मजाक में व्यक्ति गंभीर बात कहता है, मजाक का हवाला देके। सीधा कहने में थोड़ी खतरे है तो कह दिया हूं तो मजाक करते थे। तो मजाक मजाक में उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गलती से हो गए, पता नहीं कैसे एसडीएम बन गए। भाट जी थे, पता नहीं कैसे एसडीएम बना दी, किसने बना दिया गए। आदत होगी कोई थोड़े बहुत लिकर विकर रहने की आदत थी, ऐसी कुछ कह दिया कि सब्जेक्ट के बेस पे सिलेक्शन हो गया। उस समय 2 सब्जेक्ट होते थे, उनको बात बड़ी चुभी अंदर से। चुभने के बाद ये बात फिर उन्होंने हमें बताई और उन्होंने इंटरव्यू में भी बोली। चुभने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही है तो विषय चेंज करता हूँ, अब आईएएस में अलग विषय के साथ दूंगा। आरएस के 2 विषय छोड़ दिए, आईएएस का फॉर्म डाला, तैयारी शुरू थी, पहले कर रहे होंगे। सब्जेक्ट दोनों ही चेंज की इंजीनियरिंग के लिए। और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 67 थी या 76 थी, ऐसी कुछ थी। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बंदा आईएएस बना। आईएएस बनने के बाद में पत्रकार आए, और ट्रेनिंग अभी एसडीएम की पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। अभी वो आईएएस है। अब कैडर नाम लूंगा तो उनको पता चल जाएगा। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई, पत्रकार आ जाते जनरली पहले तो, आजकल तो खूब बनते हैं, पहले तो कम सिलेक्शन होते थे। ये आप अपनी सफलता का श्रेय वगैरह, तो सफलता का श्रेय साथियों को ही दूंगा। मैं तो मेरे चुपचाप खा पी के बैठा था, मौज कर रहा था, तभी किसी ने ये कह दिया, हमारे तो खटकी बात के, तो बात खटक जाती है। मैंने तो ईगो पी लिया उसको, और फिर मैंने सारे मौज मस्तियां छोड़ दी, वापस मैं ढंग से पढ़ा, नंबर आ गया। बाकी इस सफलता में मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है नहीं। ये सफलता सिर्फ मेरे इन साथियों की वजह से आई है जिन्होंने ये कुछ ऐसी चीजें हुई और मेरा वो सिलेक्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है, आपको निखारने में आपके ऐसे साथियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनको हमेशा अपने आसपास रखिए, ताकि पता चलता जाएगा कि आप में क्या कमी है या क्या हो सकती है भविष्य में। तो इस तरह से कभी भी रिएक्ट, प्रतिक्रियावादी नहीं करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि छोटी छोटी बात को हम दिल पे ले लेते हैं। थोड़ा सा गहरा व्यक्तित्व बनिए, अपना व्यक्तित्व थोड़ा गंभीर बनाइए कि हर कोई आपकी हैसियत का, हर कोई आपकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाए। हर व्यक्ति आपकी गहराई का अगर अंदाजा लगा पा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेगा भाई। सीधी सीधी बात ये है। जीवन में सीरियस वही व्यक्ति लिए जाते हैं जिनके व्यक्तित्व बड़े गहरे हैं
बहुत रिजर्व रहे हुए हैं, पता नहीं कि और इसमें कितने तीर पड़े हैं, इनके तुनीर में कितने रखे हुए शेष हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए और कोशिशें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये हम उन रास्तों से गुजरे हैं तो हमें पता है। अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरी मुश्किल है, पता नहीं कैसे होगा। जिस दिन लगेगी उस दिन आपको लगेगा कि इतना मुश्किल कुछ था नहीं। वो पंक्तियां है ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो अर्जुन से तीर सा सदना तो पड़ेगा ना मरुस्थल से जल निकालने के लिए। खाद डाल, पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हिम्मत रख, आग जला के रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।